नमस्ते, मेरा नाम है वैद्य पंकज कावरी। आज हम अस्थमा और आयुर्वेद के बारे में बात करेंगे। कावरेज आयुर्वेदा जो पिछले 20 सालों से गाड़गीनगर अमरावती यहाँ पर आयुर्वेद और पंचकर्म के द्वारा रुग्ण सेवा कर रहा हूँ। लोगों ने नेचुरली बॉडीली और माइंडली फिट रहने को ना, और साथ ही अगर उनको कुछ डिसीज़ होता है, अगर उनको कुछ बीमारी होती है, तो उसको मूलतः नष्ट करने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। आज हम जिस विषय के ऊपर बात करने वाले हैं, अस्थमा, ये विषय बहुत सारे लोगों को रहता है और ये खास करके जाड़े की सीज़न में लोग और बरसात की सीज़न में लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं। इसको अस्थमा, हिंदी में दमा, श्वास व्याधि, ये अलग अलग पद्धति से भी जाना जाता है। इसके जो कॉमन सिम्टम्स बोलेंगे या लक्षण बोलेंगे, इसमें क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं कि लोगों को खांसी आना, श्वास लेने के लिए तकलीफ होना, जो चेस्ट एरिया है वहाँ से सूं सूं आवाज़ आना, गुरगुराहट जैसी आवाज़ आना, और खांसी आएंगी तो थोड़ा बहुत उनको खांसी के बाद में वो बहुत खांसेंगे तो उसके बाद में थोड़ा बलगम बाहर निकलेगा, उसके बाद में उनको रिलीफ लगना, ठंडी के दिन में बढ़ना, बरसात के दिन में बढ़ना, समझो उधर बारिश शुरू हो रही है, बारिश आने वाली है तो भी इनको सांस फूल जाती है नेचुरली। अब वो क्यों बढ़ता है उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, लेकिन इस पद्धति से बढ़ना, उसके बाद में चलते समय फिर सांस फूलना, थोड़ा सा भी चल नहीं सकना, बलगम, नाक में से बलगम आना, ये सब इससे रिलेटेड लक्षण रहते हैं। और इनको ना सो गए तो इनको ज़्यादा तकलीफ होती है, तो उठ के बैठे तो इनको अच्छा लगता है, उठ के, ये इसका एक लक्षण रहता है। ये सब इससे रिलेटेड लक्षण है जो हमको कॉमनली देखने के लिए मिलते हैं। अभी इसके जो कॉजेस है, इसके जो कारण है कि किस वजह से ये बीमारी होती है, किस वजह से इसको ये तकलीफ होती है, इसके ऊपर हम अगर बात करेंगे तो जनरली अति शीत का सेवन ये उसका बेसिक कॉज है। अभी अति शीत का सेवन बोले तो फिर शीत यानी शीतल जल, ठंडा जल ज़्यादा पीना, लोगों को शौक रहता है, फ्रिज का पानी पिएंगे, मटके का पानी पिएंगे, ठंडी में भी मटके का पानी पिएंगे, या फिर ज़्यादा पानी पिएंगे, रात को सोते समय पानी पिएंगे, उठते बराबर पानी पिएंगे, और उनको पता भी नहीं रहता है कि बिकॉज ऑफ दिस उनको ये शिकायत हो रही है, ये बीमारी होते जा रही है। तो क्योंकि ये ज़्यादा पानी पीने से उनके बॉडी के अंदर शीत गुण बढ़ जाता है, और शीत गुण बढ़ने से फिर कफ बढ़ता है, और उसके वजह से ये बीमारी होती है। उसके साथ में जो दूसरा है कि ज़्यादा अति शीत का सेवन में तो फिर ठंडी हवा, वो ज़्यादा ज़ोर से फैन के नीचे सोएंगे या फिर एसी में रहेंगे। अभी कॉरपोरेट वर्ल्ड है तो वहाँ पर वो कॉरपोरेट वर्ल्ड में एसी में बैठते हैं, 18 डिग्री तक के वो ये करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, 18 डिग्री में बैठ के ऑफिस में बैठते हैं। उनको बहुत प्राउड फील होता है, स्टेटस रहता है उनका कि 18 डिग्री में काम करे। आपको सहन हो रहा है क्या? मैंने देखा है कि पुणे के अंदर कॉरपोरेट के लोग हैं, वो उसके अंदर बैठ रहे हैं, उनको सहन भी नहीं हो रहा है, तो भी वो सिर्फ आप 22, 23 या 24 के ऊपर भी काम कर सकते हैं, जिससे हेल्दी महसूस हो और आपकी बॉडी के अंदर भी तकलीफ नहीं बढ़े और आपको भी तकलीफ ना हो जाए। इधर डिसीज क्रिएट हो रहा है, बढ़ रहा है, तो भी देन ऑल्सो दे आर इंटरेस्टेड कि नहीं 18 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। ठंडी के सीज़न में भी एसी, या फिर अभी आजकल स्टाइल है, फैशन है, रात को आइसक्रीम खाना, कोल्ड ड्रिंक पीना,
रात के समय, ये भी वन ऑफ द कॉज है। तो अभी पहले ही रात, शाम का समय या रात का समय पहले ही ठंड है, शीत ऋतु है, शीत गुण बढ़ रहा है, और उसके बाद में उसके वजह से उनके उसमें ठंडा खा रहे, आइसक्रीम खा रहे या कोल्ड कॉफ़ी पी रहे, और उसकी वजह से ये कब जमा होना शुरू हो जाता है। और क्या वजह होती है? तो कुछ वजह है कि ये एट द सेम टाइम ये प्रतीक्षा है, यानी जो सर्दी है, जीर्ण प्रतीक्षा हम लोग जिसको बोलते हैं, सतत सर्दी या एलर्जिक सर्दी। कल तक तुम अच्छे थे और रातों रात अस्थमा हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बढ़ता है, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बढ़ता है। कैसा है कि आप कल तक के अच्छे थे, ऐसा नहीं होता है। कैसा है कि आपको सर्दी है, सर्दी खांसी है, आप उसमें बार बार वो उसकी तरफ दुर्लक्ष्य कर रहे हैं, कुछ एलोपैथी की दवाई ले रहे हैं, सेट्रिजीन वगैरह, लियोसेट्रिजीन या मोंटेलुकास वगैरह, उसको सप्रेस कर रहे हैं, तो वो अंदर जमा होती जा रही है, और बाद में अस्थमा या दमा डेवलप होता है। ऐसा नहीं है कि कल आप अच्छे थे और आज रातों रात में दमा हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो मेरा अनुभव ऐसा है कि 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल अगर आपको सर्दी रही है, एलर्जिक राइनाइटिस सर्दी रहती है, तो आपको अस्थमा डेवलप होता है। और वो केस में उसकी वजह से होने वाले केस में फिर एलर्जी भी रहती है, एलर्जिक अस्थमा भी रहता है। यानी जैसा कि कुछ वो बोलते हैं हमको पोलन ग्रेन्स की एलर्जी है, उसकी वजह से अटैक आता है, या फिर ठंडी की एलर्जी है, कुछ परफ्यूम्स की एलर्जी है, उसकी वजह से भी उनको अटैक आता है। तो बेसिकली उनके इसमें बहुत सारा पहले कफ जमा रहता है और उसकी वजह से होता है। उसके बाद में सिगरेट स्मोकिंग, अति धूम्रपान करना, अब उसके वजह से वो कोल पार्टिकल्स लंग्स में जाके बैठ जाते हैं, और उसके वजह से उनको कोल पार्टिकल्स जाके बैठ रहे हैं, और उसके बाद में कोल पार्टिकल जाके बैठ रहे हैं, और उसके बाद में उनको वो लंग्स की क्वालिटी की डे बाय डे खराब होती जा रही है, और फिर उनको अस्थमा डेवलप हो रहा है। कुछ होते हैं ज़्यादा दूध पीते हैं, ज़्यादा दूध पीना, क्योंकि दूध ये कृष व्यक्तियों को बलवान बनाता है। अब ऑलरेडी कोई बलवान है, उसमें दूध पी रहा है, दूध की वजह से उनके इसमें शीत गुण की वृद्धि होती है, और उसकी वजह से उनको अस्थमा डेवलप होता है। अब कुछ व्यक्ति है कि जिनके इसमें मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जिनको आजकल अप डाउन चालू है, लोग सिटी में रह रहे हैं और 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर पर अप डाउन कर रहे हैं। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो बाइक पे जा रहा है या कार में जा रहे हैं, और वो सुबह जल्दी निकल रहे हैं, रात को देर को वापस आ रहे हैं, तो ज़्यादा उसके ऊपर से उनको कान को, सर को ज़्यादा हवा लग रही है, और उसकी वजह से भी उनके बॉडी के अंदर शीत गुण बढ़ रहा है, और उनको उसकी वजह से भी उनको ज़्यादा उनके बॉडी के अंदर अस्थमा डेवलप होते जा रहा है। मैंने ये भी देखा है कि समझो कोई, यानी उनके इसमें उनको एक आधा स्थल उनको वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का वेदर उनको सहन नहीं होता है, ये भी मैंने देखा है। जैसा कि कॉमनली समझो हम जो समझो चिखलदरा है या महाबलेश्वर है, वहाँ पर वो रह रहे हैं, पांचगनी वहाँ रह रहे, तो वहाँ रह रहे तो उनको उनके बॉडी उनकी कफर प्रकृति है, तो वहाँ पर उनको वहाँ का वातावरण सूट नहीं होता है, और उनको अस्थमा डेवलप होता है। एट द सेम टाइम ऐसा भी देखा है कि वो अच्छे जगहों पर रह रहे हैं और उनको अस्थमा डेवलप हो रहा है। यानी यहाँ पर का कॉज कुछ अलग रह सकता है, तो वो समझो नॉर्मल मेट्रो सिटी में रह रहे हैं और वहाँ का लेकिन उनको वेदर सहन नहीं हो रहा है। तो ऐसा देखा है कि वेदर चेंज करने के बाद में भी, यानी सिटी चेंज करने के बाद में उनको अच्छा लगता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हमको देखने को मिल सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉज कि वहाँ का वेदर भी उनको सूट नहीं होता है। ऐसा भी देखा गया है कि जो समझो नीचे रह रहे हैं, शायद उनको फिर धूल वगैरह की एलर्जी रहे, उसकी वजह से उनको अस्थमा हो रहा है। वो ऊपर के माले पे रहने के लिए गए, उनको वो उसमें से बाहर निकल रहे हैं, या फिर ऊपर के माले पे रह रहे हैं, उनको कुछ तकलीफ हो रही है तो वो नीचे आ गए रहने के लिए, और ऊपर ज़्यादा शीत हवा चल रही है और वो नीचे के माले पे आ गए तो भी उनको अस्थमा से रिलीफ मिला। यानी दीज आर ऑल्सो कॉजेस। तो उसके ऊपर हमको सोचना पड़ता है कि क्या वजह होंगी, क्या हेतु है, क्या कॉज है कि जिसकी वजह से इनको अस्थमा डेवलप हो रहा है। और निदानम परिवर्जनम बोले तो जो कॉज है, जो कारण है, उसको पहले दूर करना, यही तो ट्रीटमेंट होती है।
अभी कोई धूम्रपान करने, सिगरेट स्मोकिंग से किसी को अस्थमा हो रहा है, हम अस्थमा की उसकी बहुत सारी ट्रीटमेंट करें, लेकिन धूम्रपान वो दूर नहीं छोड़ पा रहा है, नहीं छोड़ रहा है, तो उसको कंप्लीटली रिलीफ नहीं मिलेगा। बहुत सारे पेशेंट को हमको ये भी सजेस्ट करना पड़ता है कि आपको स्थान चेंज करते आता होगा, या आप समझो ऊपर के माले पे रह रहे हैं, वहाँ पर वैसा ख्याल में आ रहा है कि दिस इज़ वन ऑफ द कॉज, तो उनको हमको बताना पड़ता है कि आप थोड़ा कोजी प्लेस पे रहने के लिए आइए। ऐसा भी देखा गया है कि आपका जो घर है वो ज़्यादा ये होगा, एयरी होगा, या वो एरिया में थोड़ा डाउन साइड में वो घर है तो वहाँ पर ज़्यादा ठंड है, तो उसकी वजह से भी अस्थमा हो सकता है, खांसी हो सकती है, और या फिर सर्दी होगी के बाद में अस्थमा में डेवलप हो सकता है। ये सब कॉजेस है। ज़्यादा आइसक्रीम खाना, ये भी वन ऑफ द कॉज है। वर्षा ऋतु में इन लोगों को जल्दी तकलीफ होती है, बोले तो बरसात की सीज़न में, रेनी सीज़न में इनको नेचुरली बाहर का वात बढ़ जाता है, उसके वजह से इसके दो प्रकार, मेनली दो प्रकार, वात और कफज, वात दोष और कफ दोष से ये व्याधि होता है आयुर्वेद के हिसाब से। इसलिए वात बढ़ता है तो भी ये बीमारी होती है, और कफ बढ़ता है तो भी ये बीमारी होती है। इसके दो प्रमुख है, और ये दोनों का एक प्रमुख गुण है, वो है शीत गुण। तो शीत गुण बढ़ता है तो इसकी वजह से अस्थमा होता है। ये तो इसके हो गए कारण। अभी हम लोग देखेंगे कि इसमें इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या कर सकते हैं ये डिसीज़ के अंदर, अस्थमा के अंदर, दमा के अंदर इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या कर सकते हैं। तो एक कॉमन है स्पायरोमीटर। तो उसमें क्या होता है कि वो एक अभी कोरोना के काल में वो अच्छे से बहुत बिका भी है कि 3 बलून्स रहते हैं वो मीटर के अंदर, वो हवा खींचना पड़ता है। तीनों बलून्स अगर ऊपर आती है, आप कुछ देर के लिए उसको होल्ड कर सकते हैं, तो आपकी लंग्स की कैपेसिटी अच्छी है। और आप उतना नहीं कर रहे तो उस पर से हमको आइडिया आती है कि आपके लंग्स की कैपेसिटी कितनी है। और आफ्टर ट्रीटमेंट कुछ दिन ट्रीटमेंट करने के बाद में हम उसको दिखा सकते हैं कि पहली लंग की कैपेसिटी इतनी थी और अभी लंग की कैपेसिटी इतनी है। दिस इज वन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। दूसरा इन्वेस्टिगेशन है SpO2। अभी आज SpO2 सबको पता चल चुका है कोरोना की वजह से। और अस्थमा है तो उनका SpO2 कम हो सकता है, वो अटैक की फेज में है, उनको अटैक हो रहा है, अस्थमा का अटैक है, तो उनका SpO2 वैल्यू कम रह सकता है, 94 के नीचे, 92 के नीचे, 90 के नीचे भी जा सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल वहाँ पर जब पहुँच नहीं पाता है। और कौन सा, तो CBC यानी कंप्लीट ब्लड अगर हम लोग चेकअप करते हैं तो उसमें इओसिनोफिल जो है, अगर एलर्जिक है तो इओसिनोफिल बढ़े हुए दिख सकते हैं। ये तीसरा इन्वेस्टिगेशन में हमको दिखता है। बाकी उसमें कुछ खास चेस्ट लंग एक्सरे लंग्स करते हैं तो उसमें कुछ कैल्सिफिकेशन या हेज दिख सकता है, वहाँ पर बहुत सारा कफ बलगम दिख सकता है, लेकिन वो क्लियर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एक्सरे चेस्ट में ब्रोंकाइटिस वगैरह ऐसा दिख सकता है अस्थमा के केसेस में, नहीं क्या। तो ये केसेस में अस्थमा में तो क्या होता है कि अभी ये एक कारण की वजह से होता क्या है समझो अस्थमा में, तो क्या होता है कि इनमें बलगम ज़्यादा है, यानी कफ ज़्यादा प्रकोपित होता है, कफ बढ़ता है, और लंग्स, फुफ्फुस, फेफड़े, ये रहता है कफ का मेन घर। तो क्या होता है कि ये जो उसमें भी जो इस फेफड़ों में का कफ है वो ज़्यादा बढ़ता है, और वो थोड़ा चिकट, स्त्यान बोलते हैं उसको संस्कृत में, चिकट रहता है। और वो क्या होता है कि हम लोग सांस लेते हैं, ब्रोंक्यूल से वो सांस हमारे लंग्स में जाती है, और आखिर में अलुवियोला रहते हैं, बलून्स रहते हैं, उसमें वो सांस फूलती है, वो सांस वहाँ जाती है, वहाँ पर ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन लिया जाता है वो ब्लड में ट्रांसफ़र किया जाता है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड लाया था वो अलुवियोला में आता है, और वो ऑक्सीजन से ब्रोंक्यूल से फिर वो हम लोग सांस बाहर छोड़ते हैं तो बाहर निकल जाता है। अभी क्या होगा है, ये जो ज़्यादा कफ तैयार हो चुका है, ये कफ वो ब्रोंक्यूल्स में, यानी समझो एक मेन रोड है, उसको और पीछे छोटे छोटे रोड है, और अंदर और उसको रोड को और छोटे छोटे रोड हो गए, और आखिर में वो समझो घर वगैरह जो भी छोटे छोटे घर, वो कॉलोनी है, तो वैसा वो है। तो अभी क्या हो गया है कि अंदर के पूरे रोड ब्लॉक हो चुके हैं, तो जो अंदर लोग बैठे उनको बाहर मेन रोड पे आने के लिए तकलीफ हो रही है। जो मेन रोड है वो ट्रकिया है, ठीक है ना, तो वहाँ तक वो नहीं आ पा रहा है, तो बलगम वहाँ जाके फंस चुका है। तो बलगम फंस चुका है तो बॉडी क्या करती है, वो बलगम को ऊपर फेंकने की कोशिश करती है कि भाई तू बाहर निकल जाए, तो इसलिए खांसी आती है। हम खांसते हैं तो वो बलगम थोड़ा थोड़ा ऊपर आके फिर बड़ी खांसी होने के बाद में थोड़ा सा वो कब बाहर आके गिर सकता है। अब वो बलगम जो
अल्वियोलाई में जाके बैठा है, तो अभी वो बलून में समझो एक आधा बलून है, उसमें पानी आधा भरा हुआ है, तो पूरा उसमें पूरी हवा नहीं आएगी ना, तो पूरा एयर नहीं जा पा रहा है, पूरा एयर नहीं जा पा रहा है, तो उसकी वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन ट्रांसफर भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो उसकी सांस भी जल्दी चलती है, क्योंकि बॉडी तो बोलती है मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो सांस जल्दी लेके जितने भी अच्छे काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा काम पे लगाया जाता है और काम चला जाता है, इसलिए ज़्यादा सांस आती है और बलगम निकालने के लिए खांसी आती रहती है। ऐसा इस केस में होता है। तो अभी अस्थमा की वजह से, ये हुआ अस्थमा, अभी अस्थमा की वजह से भी उपद्रव या कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती है। तो कॉमनली जो देखा जाता है कि इनको प्रॉपरली सांस नहीं ले पा रहे हैं, प्रॉपरली ऑक्सीजन का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से उनकी बॉडी कंप्लीटली फिट एंड फाइन नहीं रहती है और इनको दौर्बल्य बोले तो थकान कॉमन सिम्टम रहता है। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है, तो इसमें लंग की क्वालिटी डे बाय डे डैमेज होती जाती है। लंग जैसा काम करने को ना वैसे काम नहीं करते। तो आज के अभी कोरोना के इस समय में आपके लंग फेफड़े मजबूत रहना ही सबसे बड़ी जीत है, और इस केस में लंग की क्वालिटी 100% फिट एंड फाइन नहीं रहती है, और उसकी वजह से क्योंकि वो बलगम वो एरिया को डैमेज करते जा रहा है। बलगम वो जो कफ है वो एरिया को, वो लंग्स बोले तो स्पंज जैसे रहते हैं, तो वो इतना एरिया डैमेज होते जा रहा है, और लंग्स 100% फिट एंड फाइन नहीं रहेंगे तो वो लंग्स डैमेज होते हैं। ये उसका दूसरा कॉम्प्लिकेशन है। तीसरा है कि प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, फिर जितना ऑक्सीजन आ रहा है उसको हार्ट ब्लड लेके आ रहा है, और ब्लड लेके आ रहा है तो हार्ट में, और हार्ट पूरे बॉडी को ब्रेन से लेके तो पाँव के नाखून तक एवरीवेयर उसको पहुंचा रहा है, तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, ज़्यादा पंप कर रहा है, हार्ट ज़्यादा पंप कर रहा है। तो अब वो कितनी बार वो ओवर टाइम करेगा, ज़्यादा काम करेगा, वो काम करते जा रहा है, ज़्यादा काम कर रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो हार्ट थक रहा है। अभी किसी बंदे को 8 घंटे ड्यूटी दी है, वीकली वंस ऑफ है, और उसको डेली 12 घंटे काम पे लगा के रखा है, वीकली ऑफ भी नहीं दे रहे, तो वो कुछ दिन के बाद में, कुछ महीने के बाद में, कुछ साल के बाद में थक जाएगा। वैसा वो हार्ट थक जा रहा है, तो हार्ट धीरे हार्ट फेलियर में जाता है, और आदमी को सीढ़ियाँ चलने के बाद में दम लग रहा है, या वो प्लेन सरफेस पर भी चल रहा है, प्लेन रोड पे भी चल रहा है, तो उनको दम लगता है। वो एट द सेम टाइम वो हार्ट फेलियर में जाने की वजह से भी हो सकता है, और उसका बेसिक कॉज रहता है अस्थमा। अब इनको रात का शीत समय रहता है, उस समय उनको नेचुरली उनका वो बढ़ता है, वो आड़े सोते हैं, तो उनको सांस फूल जाती है, तो उठ के बैठना पड़ता है, तो नींद प्रॉपरली नहीं होती है, नींद प्रॉपरली नहीं हो रही, तो उसकी वजह से भी वो परेशान रहते हैं, और खांसी और वो सब, और फिर दूसरे दिन की वर्केबिलिटी भी कम होती है, ठीक है ना। अभी इसमें जो समझो इनहेलर ले रहे हैं कुछ, या फिर डेरिफेरिन नाम की गोली है, वो क्या करती है, तो वो जो ब्रोंकियल्स है यानी अंदर के रास्ते उनको थोड़ा सा डायलेट कर दिया जाता है, इसकी वजह से हवा अंदर चली जाए, ऑक्सीजन वाली हवा अंदर चली जाए कुछ भी हो सके। लेकिन वो बार बार लेने की वजह से, या फिर स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं कि भाई चलो तुम काम करो, थोड़ा सा उनको डायलेट वगैरह करके, तो लेकिन तुम बार बार करें तो आप डिपेंडेंट हो रहे हैं, और आपकी नेचुरल इम्यूनिटी पावर कम होती जा रही है उसकी वजह से। या फिर आपको इनहेलर दिया जाता है कि आप वो इनहेलर ले रहे हैं, तो उसकी वजह से वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है कि एक पाइप है, ये बड़े पाइप से मैं हवा फूंक रहा हूँ तो जोर से नहीं जाएंगी, तो मैं उसको बारीक करता हूँ और हवा फूंकता हूँ, तो वो फोर्सफुली वो हवा एंड तक के जाएंगी। तो मेरे एंड तक के अल्वियोला तक के हवा पहुँचने के लिए क्या करता है, बॉडी क्या करती है कि उसको जो ब्रोंकियोल्स है यानी जो रास्ते उनको सिकुड़ देती है, तो इसकी वजह से आखिरी तक क्या हो जाती है, अभी ये सिकुड़ देती है, इसकी वजह से उनको सांस लेने के लिए तकलीफ होती है, तो वो सांस लेने के लिए तकलीफ हो रही है, तो उनको सांस लेने के लिए तकलीफ हो रही है, और उसकी वजह से उनको खांसी भी आ रही है, और ये भी हो रहा है। तो अभी इसमें क्या होता है कि तो सांस लेने के अभी उनको, तो इनको अभी इनहेलर, अभी वो सांस लेने के लिए खांसी आ रही है, इनहेलर, तो अभी क्या बॉडी क्या करती है, ये इनहेलर क्या करती है स्टेरॉइड से या वो वैसोडायलेटर के, तो उनको रास्ते मोकले कर देते हैं, तो खांसी नहीं आती है।
और ज़्यादा सांस भी नहीं फूलती है तो उनको अच्छा लगता है। लेकिन वो डिसीज तो वहाँ पर मौजूद है ना, वो कब तो वहाँ पर मौजूद, उसको दैट इज़ नॉट द रेमेडी, कंप्लीट रेमेडी। डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे वो एक्चुअली और बॉडी को ख़राब करता है, ना कि अच्छा करता है। फिर इसकी जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, क्या कर सकती है, तो इसके ऊपर हम 4 बातों के ऊपर हम ये ट्रीटमेंट करते हैं: आहार, विहार, पंचकर्म और औषधि चिकित्सा। जो हमारा कावरेज आयुर्वेदा, जहाँ पर हम लोग पंचकर्म का एक मेन सेंटर है, पिछले 20 सालों से लोगों को आयुर्वेद और पंचकर्म के द्वारा हम लोग निरोगी कर रहे हैं और अनगिनत लोगों के ऊपर आयुर्वेद और पंचकर्म के द्वारा हम लोग इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रीटमेंट होती है, गाड़गीनगर अमरावती में सेंटर है, और यहाँ पर जो ट्रीटमेंट होती है उसमें हम लोग ये जो 4 चीज़ें हैं कि आहार, विहार, पंचकर्म और औषधि, ये 4 चीज़ों के ऊपर से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसमें आहार का क्या रोल है, तो देखिए जैसा किस वजह से बढ़ती है, तो जैसा शीत वजह बढ़ती है, तो एट द सेम टाइम आहार किस वजह से, कौन से आहार से बढ़ता है, तो दही से, पानी से, दही या मीठे पदार्थों से भी बढ़ता है, ठीक है ना। हाँ, या फिर ककड़ी, टोमेटो, ये भी पदार्थों से बढ़ता है। तो ये या खट्टे पदार्थ मेनली ये चीज़ों से ये बढ़ता है, दिखाया जाए, ये इसके बेसिक कॉजेस है। तो खट्टी चीज़ें बंद, ये पहला उसके ऊपर का पथ्य रह सकता है, आहार हो सकता है। इसके साथ में दही की पदार्थ नहीं। दूध के वजह से बलगम बढ़ता है, इसलिए, या कब बढ़ता है, इसलिए दूध के पदार्थ बंद। मीठे पदार्थों से कब बढ़ता है, इसलिए मीठे पदार्थ भी कम करना चाहिए या बंद करना चाहिए। पानी, मैं ऐसा बोलता हूँ कि अभी ठंडी के दिनों में या ठंड के दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1 लीटर पानी, या फिर ये पहले पदार्थ बंद कर दिए, पानी उनको बहुत कम पीना चाहिए, क्योंकि पानी की वजह से ही शीत गुण बढ़ता है, शीत गुण से कब बढ़ता है और फिर उनको डिसीज होता है। तो फिर पानी कितना पीना चाहिए, ये बहुत बड़ा डिबेट का विषय है। आजकल कोई भी उठता है और बोल देता है कि खासकर से मॉडर्न साइंस वाले बोलते हैं कि 6 लीटर पानी पीना चाहिए, 7 लीटर पानी पीना चाहिए, या कोई बाबा उठते जाए वो बोलते हैं कि 5 लीटर पानी पीना चाहिए। आयुर्वेद ने इसके ऊपर बहुत अच्छे से विचार किया हुआ है, बहुत अच्छे से स्टडी दी हुई है। और पानी कितना पीना चाहिए, तो आपको एक समय में, पहली बात तो बहुत सारा पानी नहीं पीना चाहिए। हम लोग जब भी बोलते हैं तो एक समय में आपको समझो पाव ग्लास पानी पीना चाहिए, पाव ग्लास से आधा ग्लास पानी पीना चाहिए, पहली बात। एक दिन में एक व्यक्ति को एवरेज में 1 से 1.5 लीटर पानी पीना चाहिए। ठंडी के दिन है तो पानी कम पीना चाहिए, गर्मी के दिन है, धूप के दिन है तो पानी ज़्यादा पीना चाहिए। सुबह उठते बराबर, शाम को सोते समय, जिनको ये एलर्जिक राइनाइटिस या दमा, खांसी, अस्थमा ये बीमारी है, उनको सुबह उठते बराबर या रात को सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए। मैं बहुत सारे मेरे पेशेंट्स में रात को 8 बजे के बाद में पानी बंद कर देता हूँ, तो सुबह 8 बजे तक उनको बोलता हूँ आपको कंप्लीटली खुद को ड्राई रखना है, पानी नहीं पीना है। अभी इससे क्या हो जाएगा कि पानी कम जा रहा है, फिर पानी कम हो रहा है, सबको कैसा सरीका रहेगा, सही बात है, सबको सरीका पानी की जरूरत नहीं होती है। सबको अलग अलग, जो पित्त प्रकृति वाले, उष्ण प्रकृति, उनको पानी ज़्यादा होना चाहिए, और कफ प्रकृति वालों को पानी कम पीना चाहिए, ठीक है। तो फिर कैसा समझ में आएंगे, तो कि एक समय में समझो पानी हम लोग पी रहे हैं और हमको जो यूरिन है वो येलो कलर की हो रही है, या जल उसमें दाह हो रहा है, तो पानी की मात्रा थोड़ी बढ़ाना चाहिए, यानी पानी कम हो रहा है। यूरिन सफ़ेद कलर की होने को, मूत्र प्रवृत्ति सफ़ेद कलर की होने को ना, इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। बाकी उतना पानी पीना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं लोग, रात को उठते हैं पानी पी रहे, रात को नींद में से उठ के पानी पी रहे हैं और बाद में पेशाब को बार जा रहे हैं, इट इज़ क्योंकि उसको भी, वो पानी को भी अपने बॉडी को डाइजेस्ट करना पड़ता है, ठीक है, और इस दौरान उसमें कफ तैयार होने की प्रवृत्ति होती है। तो इसलिए पानी कम करना पीना चाहिए, ये मेरा पहला है, उसमें सबसे बेसिक कॉज ये रहता है। दूसरे मैंने दूध वगैरह बोल ही दिया है, दूध नहीं, अगर फिर चाय पीने का है तो एकदम कम दूध का चाय पियो, उसमें अदरक डालिए, बहुत सारा कलमी डालिए, दालचीनी डालिए, हाँ वो चाय पी सकते हैं, या फिर काला टी पीजिए। खट्टा बिल्कुल बंद कर देने का है, दही के पदार्थ नहीं खाने के। ये होगा आहार। अब विहार क्या रहेगा, विहार बोले तो क्या क्या हमने ये करना चाहिए, तो बेसिकली जो देखने में आता है वो दोपहर को सोने का, दोपहर को नहीं सोना चाहिए, दीवा सौंप कहा जाता है इसको। खाना खाते बराबर दोपहर को नहीं सोना चाहिए। और अगर सोना ही है तो आयुर्वेद में बताया गया है कि एक तो आप दोपहर को खाना खाने के पहले सोइए,
या फिर मेरे अनुभव इसके हिसाब से दोपहर को कम से कम 2 या 3 घंटे के बाद में सोना चाहिए। रात को भी सेम, रात को भी कम से कम 2 घंटे के बाद में सोना चाहिए, खाना खाने के बाद में। तो खाना खाने के तुरंत बाद सोते हैं तो कब बढ़ता है और उसकी वजह से बीमारी बढ़ती है, ऐसा देखा गया है। या बहुत नींद आ रही है तो आप बैठ के सो सकते हैं, लेकिन आड़ा होके ब्लैंकेट लेके फैन लगा के एसी कूलर में ऐसा नहीं सोना चाहिए, उसकी वजह से बीमारी बढ़ने की चांसेस ज़्यादा हो रहते हैं। और खाना खाने के बाद में कम से कम दोपहर को तो 2 घंटे की गैप होना, 2 या 3 घंटे की गैप होना चाहिए, या खाना सोना ही नहीं चाहिए। सिर्फ मई महीने में दोपहर को सोने की आयुर्वेद ने इजाज़त दी है, बाकी 11 महीने में आयुर्वेद के हिसाब से दोपहर को नहीं सोना चाहिए। यहाँ तक कि दिवा साहब के बारे में कहा गया और उसकी वजह से बढ़ता है, देखा भी गया है। और कौन सा विहार कर सकते हैं? तो सुबह आपको जाना है, या जैसा कि ज़्यादा शीत का सेवन बोले तो शीत हवा का सेवन, जैसा कि आप अप डाउन कर रहे हैं तो फिर कान को और सर को हवा नहीं लगने को ना, इसकी अपने केयर करना। नाक, कान और सर को हवा नहीं लगने को ना, इसकी हमने अपने केयर करना चाहिए। आप जा रहे तो उसको प्रॉपरली बांध के जाना चाहिए। आपने खुद को कोजी रखना चाहिए, बोले तो प्रॉपर कपड़े डाल के, जाड़े कपड़े पहन के अपने खुद को कोजी रखना चाहिए। घर में टाइल्स है तो आप घर में स्लीपर्स यूज़ करिए, क्योंकि वो ठंड की वजह से ठंड गुण हमारे पैर से हमारे बॉडी के अंदर ये होता है, तो वो भी हमको स्लीपर पहनना चाहिए। ब्लैंकेट लेके या पैर के ऊपर ब्लैंकेट वगैरह सॉक्स पहन के भी सो सकते हैं आप सोते समय। डायरेक्टली फैन के नीचे नहीं सोना चाहिए, या कूलर के सामने, या बहुत एसी बहुत कम करके नहीं सोना चाहिए, उसकी वजह से भी डिसीज, ये भी एक पथ्य, बहुत बड़ा पथ्य है। कार में जा रहे हैं, एसी है तो उसको भी फिर आप, अगर आपको प्रॉब्लम है तो एसी नहीं लगाते तो अच्छा रहेगा, ऐसा बोलूँगा। या फिर उसको थोड़ा वार्म पे रखिए, ना कि एकदम कंप्लीट कूलेस्ट पे रखेंगे, ये भी आपको केयर करना चाहिए। दीज आर द बेसिक फैक्ट्स जो अस्थमा को बढ़ाते हैं। और ये हो गया विहार के बारे में। अभी इसके ऊपर जो पंचकर्म होता है तो उसमें की सबसे मेन चीज ट्रीटमेंट है वो वमन चिकित्सा। वमन या कफ के ऊपर की बेसिक चिकित्सा है। वोमिटिंग के द्वारा पूरा शरीर शुद्ध किया जाता है, और पहले घी पिला के, मसाज टिम्बात करवा के पूरा वो कफ एक्चुअली स्टमक में लाया जाता है और उसको बाद में सब स्वच्छ किया जाता है। और वमन चिकित्सा इसमें की वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट है। इसके साथ ही विरेचन चिकित्सा बोले तो जुलाब के द्वारा बॉडी को शुद्ध करना, ये दूसरी चिकित्सा इसके ऊपर काम करती है। उसमें भी पहले घी पिला के, उष्ण द्रव्य के युक्त घी रहता है वो पिला के, मसाज टिम्बात करवा के विरेचन चिकित्सा हम लोग करवाते हैं, और इससे विरेचन चिकित्सा से हम लोग इस डिसीज को दुरुस्त करते हैं। इसमें कहा ही गया तमक हेतु विरेचनम, तमक श्वास, इसको तमक श्वास कहते हैं संस्कृत में, और तमक श्वास के इस डिसीज में मुख्यत्वे विरेचन चिकित्सा से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। वमन और विरेचन चिकित्सा ये दो है। और बहुत अटैक की कंडीशन है, बहुत ज़्यादा अटैक, यानी बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ है, तो वो कंडीशन में तो सिंपली आप यहाँ से इसके नीचे तेल लगा के, सेंधव नमक लगा के, उसके ऊपर सेंधव नमक हल्का सा लगा के आप सेकते हैं अच्छे से प्रॉपरली, हमारे पद्धति से या फिर हेयर ड्रायर से, या फिर अच्छे से सेकते हैं उसको, वहाँ पर वाप गरम गरम वाप लग रही है तो स्नेहन और सुदन, लोकल स्नेहन सुदन बोलते हैं हम लोग, तो उससे भी बहुत सारे पेशेंट में पहला जो टेम्परेरी रिलीफ मिलता है वो मिल जाता है। आजकल वो स्टीमर आ रहे हैं कोरोना केस में, वो स्टीमर से भी हम सेकते हैं प्रॉपरली, तेल लगा के, सेंधव लगा के, कुनकुना तेल लेने को ना, उसको कुनकुना करने का, उसको लगाने का, उसके ऊपर हल्का सा सेंधव लगाने का। सेंधव से क्या होता है, वो अंदर का जो बलगम है, जो कफ है, वो हल्का सा उसको पतला होता है। और उसके बाद में अगर स्टीमर से सेकते हैं ये एरिया को, मैक्सिलरी साइनस को, फ्रंटल साइनस को, तो वहाँ से वो इजी होने के लिए, यहाँ पर वो कफ कम होने के लिए मदद होती है, और वहाँ से फिर रिजल्ट आना शुरू हो जाती है। तो ये जब अटैक रहता है उस टाइम में स्नेहन और स्यूदन उसकी बेसिक ट्रीटमेंट रहती है। उसके बाद में वमन चिकित्सा, विरेचन चिकित्सा, ये भी, उसमें भी हम लोग ये सब सीखते ही है, तो उसकी वजह से वो कफ पूरा पतला होकर निकलने के लिए मदद होती है और बाहर निकल जाता है। इसमें बस्ती चिकित्सा भी अच्छे से काम करती है। मेरे पेशेंट है, आपको यूट्यूब के ऊपर, उनका यूट्यूब के ऊपर जो कावरेज आयुर्वेदा का हमारा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आपको, या फेसबुक के ऊपर भी जो कावरेज आयुर्वेदा फेसबुक पेज है उसके ऊपर भी वो श्वास व्याधि के पेशेंट का उसका टेस्टिमोनियल है कि जिनको 12 साल पहले मेरे पास आए थे, और अभी वो एक पेशेंट को लेके आए थे, तो उनको श्वास व्याधि था। मैंने उनका उस समय वमन करवा लिया और कुछ एक दो महीने दवाई दिया, और
उसके बाद में उनको तब से उनको श्वास ही नहीं है, श्वास व्याधि नहीं है। मैंने बहुत सारे पेशेंट, कई पेशेंट्स को मैंने श्वास व्याधि के पेशेंट्स को, जिनको इनहेलर भी है उनको भी मैंने इसमें से ट्रीट किया है। उनका इनहेलर बंद कर दिया है, उनको ओरल थेरेपी को बंद कर दिया है और उसमें से वो लोग दुरुस्त हो जाते हैं कम्प्लीटली। ऐसा कहा जाता है कि श्वास ये बीमारी आखिरी सांस के साथ में जाती है, ऐसा मैंने सुना है, लोगों ने मुझे बताया। और मेरा खुद का तजुर्बा ऐसा है कि ये डिसीज़ कम्प्लीटली रिवर्सिबल है। अगर बहुत ही ज़्यादा नुकसान किया हुआ है, बहुत सीवियर कंडीशन में है, दिन में 3 बार इनहेलर लेना पड़ रहा है, देन एंड ऑल्सो, तब थोड़ी सी तकलीफ होती है पेशेंट को रिवर्स करने, उनको वहाँ से रिवर्स करने के लिए, वो डिसीज़ को रिवर्स करने के लिए, उनको उसमें से पूरा बाहर निकालने के लिए। अदरवाइज ये डिसीज़ कम्प्लीटली क्योरेबल है, ऐसा मैं बोलता हूँ। और मेरे पास इसके कई पेशेंट है। वो पेशेंट, उसके बाद में कई पेशेंट्स उन्होंने श्वास के, दमा के मेरे पास लेके आए और मैं अस्थमा के मेरे पास लेके आया और मैं उनको बहुत रेगुलरली ट्रीट करता हूँ। तो इस पद्धति, लेकिन उनकी जो बेसिक ट्रीटमेंट है इस पद्धति से होता है। उसके बाद में बस्ती चिकित्सा होती है। बस्ती चिकित्सा से भी ये डिसीज़ के ऊपर, और ये जो बड़ा कफ प्रकोप हो चुका है उसको बाहर निकालने के बाद में हम लोग इसको जो रहे हुए उसके जो दोष रहा है उसके ऊपर हम लोग दवाई से द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं। दवाई और पंचकर्म ऐसी साथ में ही ट्रीटमेंट होती है, तब जाके इसके ऊपर 100% आराम होता है। सिर्फ दवाई ले रहे तो वो थोड़ा समय ले सकता है। इसमें जो कॉमनली दवाई काम करती है आयुर्वेदिक की, वैसा उसमें वासा नाम की जो दवाई है जिसको अडूसा बोलते हैं, वो दवाई बहुत काम करती है। कलमी उष्ण जो द्रव्य है, अदरक बोलिए, कलमी बोलिए, दालचीनी बोलेंगे, या फिर वासा ये हो गया, लहसुन भी इसमें काम कर सकता है। उष्ण द्रव्य जो भी है इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम करते हैं। मेडिकेशंस में, दवाई में मैं जो कॉमनली यूज़ करता हूँ उसमें चंद्रामृत रसवटी जो है वो इसके ऊपर अच्छे से काम करती है। या फिर लघुमालिनी वसंत रसवटी, इसकी बहुत अच्छी दवाई है, वो है श्वास कुठार रस। या फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो श्वास कास चिंतामणि रसवटी, ये सुवर्णयुक्त कल्प है और उससे जो अटैक है उसमें कम होने के लिए मदद होती है। कनकासव नाम की एक दवा है जो धतूरा बोलते हैं, धतूरा उसमें का मेन कंटेंट है, उससे ये दवाई बनती है। ये भी उसके ऊपर बहुत अच्छे से काम करती है। बहुत सारी दवाई है जो इसके ऊपर काम करती है, लेकिन ये दवाई आपको वैद्यों के मार्गदर्शन के नीचे ही लेना चाहिए। और सिर्फ ये दवाई के कुछ आजकल वो श्वासहर रस या श्वासहर लिक्विड आते हैं, उससे भी कुछ होता है, लेकिन उसका बेसिक कॉज है कब प्रकोपित कब उसका है, तो उसके ऊपर हम लोग अगर काम करते हैं तो उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं और वो प्रकोपित कफ कम कर देते, निकाल के फेंक देते हैं। और फिर दवाई, साथ में दवाई भी ले रहे हैं और कुछ दिन के लिए दवाई लेते हैं, वमन विरेचन करते हैं। एक बार होने के बाद में अगर ज़रूरत पड़ती है तो रिपीट 6 महीने के बाद में या एक साल के बाद में हम लोग उसको रिपीट कर सकते हैं, तो ये डिसीज़ कम्प्लीटली निकल जाता है। बाल दमा के कंडीशन में भी जो बच्चों को दमा रहता है, जो बचपन से लेके तो 16 साल तक के जो दमा रहता है और बहुत कॉमन रहता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, उनको एंटीबायोटिक दिया जाता है, उनको वो सब क्या दवाई पिलाई जाती है और वो बच्चे परेशान रहते हैं। और एंटीबायोटिक को अगर खाने की वजह से उनकी तबीयत भी नहीं बनती है, वो दुबले पतले रहते हैं। वो कंडीशन में भी हम लोग बाल दमा कहते हैं, वो भी कम्प्लीटली रिवर्सिबल है और कम्प्लीटली दुरुस्त हो सकता है। उसमें भी हम लोग दवाई के साथ साथ कुछ पंचकर्म करते आते हैं तो आके वो पेशेंट्स को हम लोग दुरुस्त कर सकते हैं। इस पद्धति से अस्थमा या ये बीमारी कम्प्लीटली ट्रीट हो सकती है। और इसके लिए आप कावरेज आयुर्वेदा, गाड़गीनगर, अमरावती, यहाँ पर आके इसकी और पंचकर्म के साथ इस ट्रीटमेंट को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। और इस डिसीज, ये एलर्जिक रहे या क्रोनिक भी रहे, हाँ ये अनुवांशिक भी रहता है, यानी मम्मी डैडी को रहा तो या दादा दादी को रहा तो उनको होता है, ऐसा भी होता है, लेकिन ये कम्प्लीटली रिवर्सिबल, कम्प्लीटली क्यूरेबल है, क्योंकि वो कब को हम दबाएंगे नहीं तो उसको निकाल के फेंक देंगे तो ये डिसीज कम्प्लीटली क्योर होता है, ऐसा मेरा बोलना है। आपने अच्छे से सुना, थैंक यू।